आज की सबसे बड़ी खबर तो एक नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और दूसरा, आज इक़्तिसादी सर्वे जारी किया गया और कल बजट का ऐलान होगा। तो प्रोग्राम में आज इन दोनों इशूज़ को कवर करेंगे। पहले तो नई सियासी जमात के हवाले से जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फॉर्मर MNAs और MPAs की एक बड़ी तादाद आज लाहौर में इकट्ठी हुई और एक नई सियासी जमात का ऐलान किया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से। ऐसी जमातें पहले भी मार्ज़े वजूद में आती रहीं और आम तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से ही ऐसी सियासी जमातों का क़याम सामने आता है। माजी के अंदर हम मिसालें देख सकते हैं, बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी या MQM की स्प्लिट हुई तो पाक सरजमीन पार्टी, वो भी ऐसी बनी। उससे पहले भी चले जाएँ तो बहुत से ग्रुप जो बनते और टूटते रहे, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत का काफ़ी अमल दखल होता है। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान को मकबूलियत हासिल थी, क्या ये सारे लोग उससे अलहदा होकर अगर इलेक्शन लड़ते हैं एक परचम के नीचे तो इनको कितनी एक्सेप्टेंस होगी, वोटर्स इनको कितना वोट डालेगा, कितना इनकी कबूलियत होगी इलेक्शंस के अंदर, वो सबसे बड़ा सवाल ये है। इमरान खान अगर 2011 से जब लाहौर में उन्होंने जलसा किया अक्टूबर 2011 में, आम तौर पर तासुर यही है कि 2011 में इस्टेब्लिशमेंट ने खुला के PTI या इमरान खान के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया था। बहुत सारे ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये भी उसके बाद जहांगीर खान तरीन समेत और अलीम खान समेत ये बहुत सारे लोग जो थे उसके बाद PTI का हिस्सा बने और उसका साथ दे के PTI को इमरान खान को वज़ारत उज़्मा तक पहुँचाया इन लोगों ने। लेकिन अक्टूबर 2011 में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पोजीशन थी वो इस काबिल ये जमात नहीं थी कि एक सिर्फ सीट जीती थी 2002 के इंतखाबात के अंदर इमरान खान ने, कि उससे बढ़कर परफॉर्म कर पाती। 2013 के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत का ये फ़ायदा हुआ कि कौमी असम्बली के अंदर भी 25-30 सीटें मिल गई और KP की हुकूमत भी मिल गई। 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 7-8 साल की इस्टेब्लिशमेंट की मदद, PMLN के ख़िलाफ़ पनामा का केस, धरना, सो मैनी अदर इश्यूज़, फैज़ाबाद का धरना, 2014 का D चौक का धरना, पार्लिमान के ऊपर धावा, PTV स्टेशन के ऊपर धावा, इसके बावजूद, ये सारा कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2018 में इस पोजीशन में नहीं थी कि पंजाब असम्बली के अंदर या मरकज़ के अंदर अपने सिंपल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना पाती। ये रियलिटी थी तहरीक-ए-इंसाफ की। उसके लिए दोबारा इस्टेब्लिशमेंट को, जो इंडिपेंडेंट्स थे, उनको तोड़ के जहांगीर तरीन के जहाज़ में भर के बनी गाला पहुँचाना पड़ा ताकि पंजाब के अंदर भी इनकी हुकूमत बन जाए और मरकज़ के अंदर भी इनकी हुकूमत बन जाए। इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बहुत ही कमज़ोर जो सियासत थी उसका भी दखल था। इलेक्शन उन्होंने ठीक लड़ा, नवाज़ शरीफ ने वापस आकर और मरियम ने आके जेल जाके अपने इंतखाबात में जान डाली, उनके लोग खड़े हुए और सीटें जीती उन्होंने। जो वो 35 पंक्चर की कहानी 2013 में थी, 18 में भी वोट रिजेक्टेड वाली एक साइंस है। हमारे कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट के उस फार्मूला को बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं। वो डबल स्टैंपिंग होती है, वोट रिजेक्ट हो जाता है, 2-3 हज़ार का मार्जिन हो तो उसमें निकल जाता है। 2013 में भी यही फार्मूला था जिसे इमरान खान 35 पंक्चर कहते थे। 2018 में उनकी अपनी हुकूमत में भी सेम फार्मूला ने PTI को हेल्प आउट किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि वो बंदे तो तोड़ के इनको दे रही है। शहबाज शरीफ की मैं सियासत का यहाँ दखल करने लगा, जिक्र करने लगा हूँ कि शहबाज शरीफ को आखिरी लम्हे तक 2018 में ये आस थी, उनको दिलासा दिलाया गया था कि आपको हुकूमत में हिस्सा मिल जाएगा, मरकज़ में नहीं तो पंजाब की हुकूमत मिल जाएगी। तो इस आस के ऊपर वो इस्टेब्लिशमेंट को वैसे ही टेक ऑन नहीं करते, लेकिन वो जुड़े रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जब नवाज़ शरीफ की वापसी हुई, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया तो ये माल रोड से रैली निकाल के वापस चले गए थे, एयरपोर्ट पर नहीं थे गए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग यही थी कि इससे ज़्यादा शो ऑफ पावर नहीं किया जाएगा। बहरहाल PTI की हुकूमत कायम होगी। PTI का वो जो लव अफेयर था इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो उस वक्त टूटा जब नए ISI चीफ की तैनाती के ऊपर जनरल बाजवा के साथ खुला के इनका तनाव शुरू होता है और आमने सामने की कैफियत पैदा हो गई। और उसी जनरल बाजवा को, जिसको कहते थे कि बहुत रख रखाव वाले हैं, नहीं तो ये नून लीग और बाकी लोगों को तो वो छोड़ते ना, बहुत जमहूरियत पसंद है, उसी जनरल बाजवा को इमरान खान ने मीर जाफ़र और मीर सादक के अलकाबाज से पुकारना शुरू कर दिया। बहरहाल उसका अंजाम हमारे सामने है। 9 अप्रैल 2022 को उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस होता है और PDM की हुकूमत बन जाती है। अब ये जिन लोगों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है, ये ज़्यादातर इलेक्टेबल्स हैं, ये अपने हल्के जीत सकते हैं। क्या इनकी मजमूई सूरत हाल में एज ए पार्टी जहांगीर तरीन की क्या इतने पॉपुलर फेस हैं कि वो रिप्लेस कर देंगे इमरान खान को? मेरा ख्याल तो इसमें नफ़ी है और यही पोजीशन बाकी लोगों के लिए है। वो अपने हलकों में तगड़े होंगे,
मजबूत वोट बैंक उनका अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद होगा, अच्छे मुंतज़िम भी होंगे, लेकिन ओवरऑल पार्टी के तौर पर अगर नेशनल लेवल के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस है तो उसके अंदर शायद उन्हें अभी बहुत ज़्यादा और लोगों की ज़रूरत पड़े, KP के अंदर हो सकता है, सिंध के अंदर और हो सकता है बलूचिस्तान के अंदर, जिससे कुछ साइजेबल नंबर उनका कौमी असम्बली में बन जाए और इसी तरीके से पंजाब असम्बली के अंदर भी बन जाए, जिससे वो किसी एक और पार्टी को साथ मिला के कोलिशन गवर्नमेंट बना सकें। अदरवाइज़ अपने बलबूते के ऊपर वो PTI को शायद रिप्लेस ना कर पाए। PTI के अंदर तकसीम हो चुकी है। PTI अब खुल के एटलीस्ट 3 हिस्सों में या 3.5 हिस्सों में कह लीजिए तकसीम होगी, बटेगी इतने हिस्सों में, तो फिर PTI की एक शक्ल सामने आएगी। मौजूदा PTI उस शक्ल में बरकरार नहीं रह पाएगी। इमरान खान जितने भी पॉपुलर होंगे उनके नीचे से पार्टी खिसक चुकी है और जब वो इंतखाबी अमल में उतरेंगे, अभी ये भी यकीन नहीं है उन्हें और उनकी जमात में जो बाकी लोग रह गए हैं कि क्या इमरान खान तब तक अहलियत के हामिल होंगे या नाहल हो चुके होंगे, जैसे गुज़श्ता इंतखाबात में नवाज शरीफ को नाहल किया गया था। जहांगीर तरीन भी उसी नाहली 621F के नीचे वो भी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे हैं, इसलिए वो पार्टी के चेयरमैन या प्रेसिडेंट फ़िलहाल नहीं बन सकते। मुमकिन तौर पर अलीम खान या किसी और के पार्टी का वो हेड उन्हें बनाना पड़ेगा, चेयरमैन या सदर जो भी वो टाइटल रखेंगे। तो इमरान खान का अपना मुस्तकबिल, उसके ऊपर अभी सवालिया निशान है। अगर 9 मई के जो कल का बयान था ISPR का, उसको हम सामने रखें तो लगता यह है कि नरमी नहीं किसी के साथ भी होने वाली, बड़ा सख्ती के साथ कानून के एक दायरा कार के अंदर सब लोगों को एक सज़ा के अमल से गुजरना पड़ेगा और वो डंडा जो है वो कई और लोगों के सर पर अभी पड़ सकता है। इसलिए अभी PTI जो मौजूदा है उसका मुस्तकबिल अभी तारीक नज़र आता है, खुला रोशन मुस्तकबिल नहीं है उसके सामने। और इसी तरीके से ये जो नई सियासी जमात है इसका अपना फ्यूचर आने वाले दिन तय करेंगे कि कितने और लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, क्या ये जेल टुगेदर करते हैं या जैसे PTI के अंदर शाह महमूद, असद उमर और जहांगीर तरीन इनकी आपस की लड़ाई ने कहीं पहुँचने नहीं था दिया, वही सूरत हाल इस पार्टी के अंदर भी हो। ये अभी कुछ सवालात हैं। दूसरा हिस्सा इकॉनमी के ऊपर है जिसमें चाहूँगा प्रोग्राम का आगाज़ करें, क्योंकि जितनी बदतरीन परफॉर्मेंस पिछले 1 साल पाकिस्तान की इकॉनमी ने दिखाई है, पिछले एटलीस्ट 3 दहाइयों के अंदर मुझे कोई एक साल याद नहीं पड़ता, 98 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भी हमने इससे बेहतर परफॉर्म किया था और कोरोना के दिनों में भी हमने इससे बेहतर परफॉर्म किया था। लेकिन ये दोनों साल ऐसे थे जब हमें इंटरनेशनल असिस्टेंस किसी न किसी शक्ल में मिलनी शुरू हो गई थी। 98 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाबंदियाँ लगी थी, लेकिन सऊदी अरब ने बड़ी फराख दिली के साथ हमें उधार तेल दे दिया, जिससे हम उस मुश्किल से निकल गए। कोरोना के दिनों में कोरोना ने मुश्किलात जहाँ पैदा की थी, लेकिन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और डेट रीशेड्यूलिंग ने इतनी स्पेस पैदा कर दी थी कि 2-3 साल मज़े के साथ PTI की हुकूमत को मिल गए, जिसमें अपनी तमाम नालायकियों के बावजूद वो 6% ग्रोथ दिखाने में कामयाब हो गए। आउट गोइंग फिजिकल ईयर के अंदर ये जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, जो एक चीज़ पीछे रह गई जिसने पूरी इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, एक तो वो मैनेजमेंट के स्किल्स होते हैं, आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, वो आप कह लीजिए, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी उसमें कह लीजिए, लेकिन डॉलर्स का ना आना वो सबसे बड़ा खला था जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी को हिला के रख दिया। और जितना एक्सचेंज रेट गिरता गया उतना हम मुश्किल में फंसते गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितना हम टैक्स रेवेन्यू अगले माली साल में इकट्ठा करेंगे, अगर 9,000 अरब हम टैक्स इकट्ठा करते हैं तो उसमें से 7,300 अरब सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाएगा। तो पीछे डिफेंस के अखराजात पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं है, बाकी सब कुछ हमने उधार पे चलाना है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, पाकिस्तान के खजाना। डॉक्टर पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, इक्तिसादी सर्वे आज जारी हुआ है, तो आप बहुत अच्छी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं GDP के नंबर्स को कैलकुलेट करने में। बहुत सारे नाकदीन का ख्याल ये है कि ये 0.29% जो ग्रोथ दिखाई गई है ये भी इन्फ्लेटेड नंबर है, असल में ये -1% या 1.5% माइनस में है। आपकी क्या राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ख़ुद ये कहा कि सिर्फ सैलाब की वजह से पाकिस्तान की GDP को 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अगर ऐसा नुकसान है, यकीनन आपके ज़री शोबे में और आपके सनती शोबे में, ख़ास तौर पे इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस जो आई बाद में, तो 15 अरब डॉलर ख़ुद 4% बनता है आपके GDP का, तो आपका तो मनफी 4% ऐसे ही हो गया। हमने इस पे बहुत काम किया है और हमने हर एक सेक्टर को देखा है। हमारा अंदाज़ा ये है कि इस साल गुज़रने वाला है, इसमें जो शरह नमू है वो मनफी तकरीबन 3% है और इसके बहुत से वजूहात हैं। एक तो मैंने आपको अभी बता दिया, सैलाब का नुकसान। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हैरत अंगेज़ कमी आई है आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके डेवलपमेंट स्पेंडिंग में,
और आपके एक्सपोर्ट्स में, तो इसके नतीजे में भी इकॉनमी श्रिंक हो गई है। तो इसलिए ये कहना कि ये अभी भी पॉजिटिव है, ये ज़रा नामुनासिब है। अलबत्ता ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, अब देखना कि अगले साल जब रिवाइज्ड एस्टिमेट आएगा तो क्या वो मुनासिब एडजस्टमेंट करेंगे या नहीं। सर, आप कहते हैं कि -3% ग्रोथ बनती है, तो अगर -3% ग्रोथ हो और बाकी फिस्कल साइड की मैं सिचुएशन सामने रखूं, 38%, 38% इन्फ्लेशन को सामने रखूं, तो इसका मतलब तो यह है कि पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा तो इस वक्त पावर्टी लाइन या उसके दाएं बाएं इस वक्त अराउंड पावर्टी लाइन इस वक्त होगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुर्बत में सबसे तेज़ी से इजाफ़ा उस वक्त होता है जब खाने पीने के अशिया की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। तो उसमें जो बेसिक न्यूट्रिशन लेवल मीट करने के लिए, जिसे हम पावर्टी लाइन कहते हैं, बहुत मुश्किलात लोगों को हो जाते हैं। और हमने इस पे जो रिसर्च किया है, इस वक्त हमारा अंदाज़ा ये है, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के इस वक्त 10 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं और गुर्बत के लकीर के नीचे बेचारे जा चुके हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह, एक तो मनफी पर कैपिटा इनकम में कमी आई है और दूसरी तरफ अफरात ज़र खाने पीने की अशिया की कीमतों में तकरीबन 50% इजाफा हुआ है। ऐसा तारीख़ में इतनी तेज़ी से इजाफा नहीं। एक साल में हमारा अंदाज़ा ये है कि जो इजाफा हुआ है गरीब लोगों के नंबर में, वो कम अज़ कम 12 से 15 मिलियन, यानी कि 1,50,00,000 के करीब है। टोटल 10 करोड़ डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा नंबर है। अगर 10 करोड़ टोटल लोग गुर्बत का शिकार हैं इस वक्त या गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो फिर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल होगा? जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि देखिए, 2 हमें शॉक्स अब्जॉर्ब करने पड़े हैं पिछले 3-4 साल में। एक तो कोविड का नुकसान, अल्लाह के फजल से कुछ रिकवरी हुई पिछले 2 साल। इस साल भी मनफी आपका शरह-नमू हमारे अंदाजे से। तो मुझे ये कहते हुए भी इतना अफसोस हो रहा है कि हमने जो एस्टिमेशन की है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो तारीख़ का सबसे बुलंद लेवल है और वो तकरीबन 11% तक पहुंच चुका है, जबकि कोविड से पहले ये कोई 7% से कुछ कम था। तो आज जो देखिए कि गुर्बत पीक पे है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो हुकूमत है अपने बजट में किस तरह के इक़दामात लाती है टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर।